आज की पढ़ाई शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से। इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को कभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया। इसको नहीं पढ़ के भी पूरा रोटेशनल डायनामिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, टर्म एग्जिस्ट करता है तो उसको बताना पड़ता है। कभी कभार उसी टर्म को ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। द टर्म इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन करने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। सपोज हम कहेंगे कोई एक मास है ऐसा शेप का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में निकाले। कुछ निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ आई चूज अनदर एक्सिस हियर एंड आई कंसीडर सेम मास m at a distance k from it, but now it is a point mass. अगर ये मास का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है, ये मास का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है, तो ये डिस्टेंस को इस मास का इस एक्सिस में रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। सिंपल सा रिपीट कर देते हैं। ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में जितना है, ये मास, ये पॉइंट मास है, इसका इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है, तो ये जो डिस्टेंस है k is called radius of gyration of this mass with respect to this axis. स्टेटमेंट लिख लेंगे, समझा देंगे। पहले लिखेंगे what is radius of gyration. It is radius of gyration of a body with respect to an axis. Radius of gyration of a body with respect to an axis is defined as effective distance from axis, effective distance from axis at which the total mass of the body can be assumed to be concentrated for calculation of moment of inertia. फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या डिस्टेंस में हम कहेंगे कि सारे के सारे मास यहां पर कंसेंट्रेटेड है। मतलब क्या हुआ, इफ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप क्या कहोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में बराबर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सपोज I है, देन I इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में, एक पॉइंट मास है m जो कि यहां से k डिस्टेंस में घूमेगा, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, mk²। तो फिर k क्या हो गया, इट इज सो सिंपल, I/m का रूट ओवर। कितना सिंपल है। कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उस बॉडी का उस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, m से डिवाइड करिए, रूट ओवर निकालिए, मिल गया रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, मतलब यूनिट क्या होगा, मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मीटर। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस में, कितना सिंपल है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज फॉर ए डिस्क, और यहां पर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि k इज, ये इंपोर्टेंट है, k इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन shape of the body and axis
आप कहोगे सर के एम से इंडिपेंडेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट सर, एम तो डिपेंड कर रहा है। अरे नहीं करेगा, आई के अंदर एक एम स्क्वायर आएगा, कुछ भी आएगा कि नहीं, वो एम कैंसिल हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम। एग्जांपल देते हैं, फॉर ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ gyration with respect to its axis is equal to k is equal to root over of I by m, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है हाफ m r स्क्वायर बाय m का रूट ओवर, इट इज कमिंग r by root 2। देखो m के ऊपर डिपेंड किया क्या, नहीं किया, m तो कैंसिल हो ही जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कोई एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सपोज हियर इज ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, और यहां पर एक एक्सिस लिया गया है, एक्सिस का नाम है AB। कितने दूर पे, यहां से r डिस्टेंस पे। For the solid sphere, find K about AB. K means radius of gyration about line AB। ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है। आप कहोगे सर मास तो दिया नहीं, चलो कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली तो डिपेंड नहीं करेगा, आपको मालूम है। तो आपको पूछा है इस सॉलिड स्फीयर का जिसका रेडियस r है, इस एक्सिस में रेडियस ऑफ गायरेशन है कितना, ठीक है। हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं, कितना सिंपल है। देखो ये हो गया सॉलिड स्फीयर और इसका रेडियस r है, यहां से r डिस्टेंस पे लाइन है AB, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्टेंस भी r है ना, हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में मालूम है, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM, है ना। हियर ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट ए डायमीटर होता है 2/5 mr स्क्वायर। कुछ लोग बोले हाँ भूल गए, अरे भूल जाओगे तो कैसे होगा, तो व्हाट इज IAB, कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या फॉर्मूला कहता है, कहता है कि ICM प्लस MH स्क्वायर। ICM तो मालूम है, यहाँ पर H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, वो कितना है 2r, है ना। तो हम कहेंगे IAB कितना हो गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। कितना सिंपल है, कितना आया ये 4 mr स्क्वायर और ये 0.4 mr स्क्वायर, 4.4 mr स्क्वायर। तो फिर रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फॉर्मूला हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास होल रूट ओवर, ये 4.4 mr स्क्वायर बाय m, तो हो गया 4.4 दैट इज 44/10 r स्क्वायर का रूट ओवर। क्या किए, ये आप कैसे कैसे कर दिए, सब ऐसे आ गया, तो ये आंसर आ गया रूट ओवर ऑफ दैट इज 22/5 r स्क्वायर और रूट ओवर ऑफ 22/5 इनटू r। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। देखा शेप का गलत हो गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन कहां से आएगा। तो अभी तक हम समझ गए हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसमें किसी भी इंस्टेंट में रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ कोई बॉडी घूम रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ बॉडी घूम रहा है, मतलब हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट एक्सिस इज सेम। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसरोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो गया, मैं चल रहा हूं, इट इज ए ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। अगर मैं बेंड नहीं हुआ, सीधा रहा, ये पेन चल रहा है, इट्स ए ट्रांसलेशनल मोशन। ये पेन ऐसे भी चल रहा है तब ये ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ये पेन अगर ऐसे आ रहा है तब भी ट्रांसलेशनल मोशन।
पंखा घूम रहा है, रोटेशनल मोशन। अब गाड़ी का पहिया घूम रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो इट कम्स आउट टू बी ट्रांसरोटेशनल मोशन। और सपोज यहाँ पर कोई एक डंडा पड़ा था, आपने इसको किक लगाया तो ये डंडा अपनी जगह नहीं घूमेगा, घूमते 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 आगे निकल जाएगा, मतलब घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है। इट इज ऑल्सो ट्रांसरोटेशनल मोशन। नाउ यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन ट्रांसरोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसरोटेशनल मोशन का एक छोटा सा हिस्सा आया, व्हाट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। बुक में आपका रोलिंग मोशन के नाम से ये जाना जाता है। रोलिंग मोशन किसको कहेंगे? कोई बॉडी रोल कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनफैक्ट वो क्या कर रहा है कि घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है। ये मान लो कि कुछ v वेलोसिटी में जा रहा है, ये ओमेगा वेलोसिटी में घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। तो पहले डिफाइन करेंगे कि कोई बॉडी का मोशन को रोलिंग मोशन हम कब कहते हैं। व्हेन यू कॉल द मोशन एज रोलिंग मोशन, राइट। For a body in transrotational motion, if velocity v of center of mass and angular velocity of the body, angular velocity omega of the body about center of mass are related by the relation v is equal to omega r, then the motion is called प्योर रोलिंग। आप कहोगे कि सर ये जो भीज को ओमेगा तो सर हर वक्त होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भीज को ओमेगा तो हर वक्त होता है। नई चीज क्या है, अगर होगा तो मतलब भी तो ओमेगा हरदम होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा सोच बदलो, थोड़ा ध्यान से सोचो। भीज को ओमेगा हम जो देखे थे रिलेशन, ये और ये रिलेशन अलग है। क्या अलग है सर? अलग ऐसा है, देखो कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, किसी भी इंस्टेंट में उसका टेंजेंशियल स्पीड अगर v था, एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा था, रेडियस ऑफ द सर्किल अगर r था, तो हम कहेंगे कि ये v इक्वल टू ओमेगा r है। मतलब v इक्वल टू ओमेगा r वाला जो रिलेशन हम लोग देखे थे पहले, उसमें v क्या था? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p, ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p। v और ओमेगा करेस्पॉन्ड्स टू द सेम पार्टिकल, लेकिन अभी v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये घूम रहा है क्या? नहीं। घूम कौन रहा है? दूसरा पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। दूसरा पार्टिकल का ओमेगा और हमारा जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा r। फिर भी हजम नहीं हुआ होगा। यहां पर इस मोशन में क्या आप v बदल सकते हो विदाउट चेंजिंग ओमेगा? v बढ़ गया, ओमेगा तब भी वही है, हो सकता है? नहीं हो सकता। v बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, v घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर तो v बढ़ सकता है विदाउट अफेक्टिंग ओमेगा, ओमेगा बढ़ सकता है विदाउट अफेक्टिंग v। रिमेंबर v एंड ओमेगा आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हियर। कैसे? चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू रिपीट, सर्कुलर मोशन में भी हम लोग v इक्वल टू ओमेगा r देखे थे। उसमें v और ओमेगा सेम पार्टिकल के मोशन थे, सेम पार्टिकल का वेलोसिटी, सेम पार्टिकल का ओमेगा, दे आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा r। बट यहां पर जो रिलेशन आ रहा है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल्स अराउंड सेंटर ऑफ मास, नॉट द सेम पार्टिकल। यहां पर v मोर देन ओमेगा r भी हो सकता है, v लेस देन ओमेगा r भी हो सकता है। कैसे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप साइकिल में जा रहे थे, चलिए आप गाड़ी में जा रहे थे, साइकिल आजकल चलाते नहीं हो आप लोग, गाड़ी में जा रहे थे।
सडनली क्या हुआ, यू अप्लाई हार्ड ब्रेक, गाड़ी में जा रहे थे, ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपका गाड़ी का जो ब्रेक शू है वो चक्का के ऊपर जाम हो जाता है, चक्का को घूमने नहीं देता है। लेकिन अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लाइड तो करेगा। तो जैसे ब्रेक लगा दिए, गाड़ी का वेलोसिटी नहीं घट रहा है, ये स्लाइड करने लगेगा, लेकिन चक्का घूमना बंद हो जाएगा। ओमेगा विल डिक्रीज बट v will remain same, मतलब in that case v will be more than omega r। आप कहोगे गाड़ी स्किड कर गया, समझ में आ रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गया है और आप बहुत जोर से एक्सीलेटर दबाए, चक्का खूब जोर से घूमने लगा, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रहा है, मतलब इन दैट केस v is less than omega, it is called slipping motion। गाड़ी स्लिप कर रहा है, पहला केस में स्पीड कर रहा था। Are you getting? V can be more than omega, V can be less than omega। अगर V is equal to omega r हुआ तो हम कहेंगे ये बॉडी रोल कर रहा है। ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरी चीज ये हुआ, मैं बताया कि V एंड ओमेगा टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हम कहेंगे कोई बॉडी ऐसे जा रहा था रोल करके, ये उसका V है, ये इसका ओमेगा है, आप अगर राइट एट दिस पॉइंट उसको एक किक लगा दोगे, एक फोर्स लगा दोगे, उस फोर्स के चलते यहां पर कोई टॉर्क तो बनेगा नहीं। टॉर्क नहीं बनेगा तो कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ओमेगा वही रहेगा, लेकिन फोर्स के चलते v बढ़ जाएगा, v बढ़ जाएगा और ओमेगा वही रहेगा। आप साइकिल से जा रहे हो, कोई आके पीछे से बहुत जैसे धक्का दे दिया तो क्या होगा, ओमेगा नहीं बढ़ेगा, साइकिल स्किड करने लगेगा, v बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो v बढ़ेगा, ओमेगा जो था वही रहेगा। इंस्टेड अगर मैं मान लो कि ये रोल करते हुए आगे जा रहा था, ध्यान से देखना, मैं यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स इस एक्सिस में ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। देयर विल बी एन एंगुलर एक्सीलरेशन लाइक दिस एंड द एंगुलर वेलोसिटी जो पहले से था वो घटने लगेगा, क्योंकि एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा है। तो ओमेगा घटेगा, v बढ़ेगा, v will be more than omega। so v और ओमेगा को हम इंडिपेंडेंटली बदल सकते हैं। सपोज कोई बॉडी चल रहा था v वेलोसिटी में, उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी था, इसके ऊपर हम दो फोर्स दे दिए, नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो, तो v will not change because acceleration is zero। लेकिन ये दोनों फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, उसका ओमेगा बढ़ जाएगा, फोर्स के चलते टॉर्क बनेगा, दोनों टॉर्क उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन इन द क्लॉकवाइज सेंस व्हिच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो है तो v तो वही रहेगा। सो v को कांस्टेंट रख के ओमेगा को बढ़ा सकते हैं, ओमेगा को कांस्टेंट रख के v को बढ़ा सकते हैं, v को बढ़ा सकते हैं, ओमेगा को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ, अगर v इक्वल टू ओमेगा होगा बोलने का मतलब क्या था, अगर v इक्वल टू ओमेगा होगा बोलने का मतलब क्या था। r क्या था, r इज रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है। तो अगर v इक्वल टू ओमेगा हुआ तो मैं यहां पर जो एक जो इफ लिख दिया, इस इफ को समझाने के लिए इतना ताकत लिया, इफ v इक्वल टू ओमेगा r, इफ v इक्वल टू ओमेगा, तो हम कहेंगे ये रोलिंग मोशन है। अब आपको समझ में आ गया इफ क्यों लिखा था, नहीं तो मैं लिख देता था v इक्वल टू ओमेगा। हर वक्त होता है, हर वक्त नहीं होता है, नहीं भी हो सकता है। फाइन, कोई बॉडी रोल कर रहा है, अगर वेलोसिटी v क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द सेंटर ऑफ मास। थोड़ा ध्यान से याद रखना, v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। हर जगह रोलिंग मोशन मिल जाएगा यार, ऑनलाइन में भर भर के पढ़ा रहे हैं। मैं तो कल भी कुछ क्लासेस देख रहा था, बड़े बड़े रेपुटेड लोग हैं, सीना ठोक के गलत चीज बताते हैं, सीना ठोक के बी केयरफुल, दे आर ऑल कॉल्ड क्वाक्स, मींस दे हैव नेवर बीन ए टीचर टू द ऑफलाइन स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे डाउट पूछ लेंगे,
पर्दे के पीछे खड़े होकर बताना बहुत आसान है। आई एम वेरी मच अफ्रेड कि ये जो सिलसिला भी चल रहा है ना, उसमें बेरोजगारी और बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के पास मिसकंसेप्शन भर भर के जा रहा है। इफ यू वांट आई कैन गिव यू ए लिस्ट ऑफ वीडियोज जिसमें इतने बड़े बड़े टीचर इतना गलत चीज को सीधा ठोक के बता रहे हैं। ऐसा ही होता है, पता चला ऐसा नहीं होता है। मैं उनको कमेंट दे दे के थक जाता हूँ, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी एक नमस्ते भेज देते हैं, दैट्स ऑल, इतना ही कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलता दुनिया में। मुफ्त के चक्कर में पड़ोगे तो गया। रिसेंट लास्ट वीक में ही 2-3 बच्चे ज्वाइन किए हैं, 2 बच्चे ज्वाइन किए हैं। दे वर ऑल डिपेंडिंग अपॉन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। अभी लगा कि सब कुछ कंफ्यूज हो गया, सर अभी चाहिए। नाउ दे हैव जॉइन्ड एंड पेइंग द फुल अमाउंट। आई सेड जॉइन विद द फुल अमाउंट एंड दे हैव जॉइन्ड लास्ट वीक ओनली, ठीक है। तो ऐसा चलता है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो रोलिंग मोशन हमें समझ में आ गया कि v इक्वल टू ओमेगा होगा। तो अच्छा, थोड़ा रोलिंग मोशन को और डिटेल्स में देखते हैं। रोलिंग मोशन के बारे में देखेंगे तो ये जो रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग मोशन में हो क्या रहा है कि ये कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये ट्रांसरोटेशनल मोशन है, मतलब इट इज ए समेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो चलो दोनों मोशन को थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। दो मोशन को जोड़ दिया गया, ये मिला। जैसे हम लोग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे। दोनों को प्लस कर दिए तो कोई एक पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टली भी है, वर्टिकल भी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया था, है कि नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा फॉर्मूला हम लोग इसमें से निकाल लेते थे। अगर हम कहेंगे कोई चीज ux वेलोसिटी में जा रहा है, कोई चीज को uy वेलोसिटी में फेंका गया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी uy है, ये वेलोसिटी ux है। और अगर हमें कोई पूछेगा कितना ऊपर तक जाएगा, जितना ऊपर तक ये जाता था, ये कितना ऊपर तक जाता था uy स्क्वायर बाय 2g, तो ये भी कितने ऊपर तक जाएगा, आप कहोगे uy स्क्वायर बाय 2g। हाँ, uy का वैल्यू u sin थीटा है, वो अलग चीज है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, वो अलग चीज है। लेकिन हमें समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई एक इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है, इट इज जस्ट सुपरपोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। वैसे ही हमें बताना चाहूंगा कि आपका जो रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग मोशन जो है आपका, ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। ध्यान से देखना, कोई चीज सिर्फ घूम रहा है, कोई चीज सिर्फ मूव कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन में, तो ये दोनों मोशन को जोड़ दो, ये मोशन आएगा। तो ये कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन है। ये कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। और ये कौन से है, रोटेशन है, ये रोटेशनल मोशन है। ये दोनों मोशन को जोड़ो तो ट्रांस रोटेशनल मोशन बन के आ गया स्पेसिफिक केस है, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। हाँ सर, ये जानने से फायदा अरे फायदा ही फायदा है। थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे हमें पता चल गया कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, हमें इसके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो हम इन दोनों से निकाल लेंगे। कोई बॉडी घूम रहा है तो निकालना आता है ना। सपोज हमें कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या है कोई एक पॉइंट का, ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो आप देखो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है और ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। ये पॉइंट का वेलोसिटी v है ऐसे, ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है क्योंकि घूम रहा है, इट इज ओनली रोटेशन, प्योर रोटेशन, घूम रहा है तो ऐसा है। दो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टोरियल जोड़ दो आपको ये पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। कोई पूछेगा मोमेंटम बताओ, तो ठीक है इसका मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम कितना है, हर एक पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मास इज m, मोमेंटम इज mv। इसका ये तो घूम रहा है, मतलब कोई घूमता हुआ चीज का ये वाला पार्टिकल का जितना मोमेंटम होगा इसका उतना अपोजिट मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम हो गया 0, इसका मोमेंटम 0, इसका कुछ mv, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ mv। समझ में आ रहा है। कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ, अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, दोनों काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, इसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी चीज निकालना होगा तो इंडिविजुअल इन दोनों के लिए हम निकाल लेंगे, इसीलिए कर रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे ए प्योर रोलिंग मोशन
can be considered as superposition of a translatory motion and a pure rotation about center of mass। इन दोनों को जोड़ो तो ये मिल जाता है। ठीक है, दोबारा फिगर बनाना चाहते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अभी कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटे मोटे एंट्रेंस, तगड़े एंट्रेंस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, छोटे छोटे एंट्रेंस में आते हैं। कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है और सेम बॉडी रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, और बॉडी का रेडियस आर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है आर, और ये ओमेगा है, और दोनों मिलके बन गए क्या? रोलिंग मोशन, जो हम लोग देख चुके हैं। काम में लगाएंगे क्या? चलो वेलोसिटी निकालते हैं कोई एक पॉइंट का। कौन सा पॉइंट का निकालेंगे? चलिए ये पॉइंट का बताओ। रोलिंग मोशन में कोई बॉडी रोल कर रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? अच्छा, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, तो चलो सोचते हैं। ये बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है, इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट v, दिस पॉइंट v, दिस पॉइंट v, दिस पॉइंट v, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v ही है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v ही है ना? इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v है, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v है, बिकॉज़ इट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा ठीक है, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन ये पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है, कितना है? v। अच्छा, ड्यू टू रोटेशन ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसा है? ये घूम रहा है भैया, ये घूम रहा है, तो ये पॉइंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितना होगा वेलोसिटी? ओमेगा आर। लेकिन हम तो रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, जहां पर v कितना होता है? ओमेगा, मतलब दिस ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू v। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, वन ड्यू टू ट्रांसलेशन, अदर ड्यू टू रोटेशन। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट? ऑब्वियसली आप कहोगे नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज व्हिच इज टू बी समथिंग लाइक दिस। कितना? ये v है, ये v है, बताने की क्या जरूरत है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट 2v। तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया? रूट 2v। देखो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टैंजेंशियल होता था, लेकिन अभी ये टैंजेंशियल नहीं है, अंदर की तरफ है। ये डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर मोशन, इट इज ट्रांसरोटेशनल मोशन। तो कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, वो दोनों पॉइंट का वेलोसिटी निकालो और निकाल दो उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ गया ना? लेकिन स्कूल वाले क्या पूछेंगे आपको? पूछेंगे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट? वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? इसके चलते, ये तो रोलिंग मोशन, ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, इसके चलते, ट्रांसलेशन के चलते हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी v है, रोटेशन के चलते ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसा है? ये भी तो v है, ये भी v, ये भी v, दोनों को जोड़ो, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2v, जस्ट वेक्टर सम। अरे दोनों तो सेम डायरेक्शन में, तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हुआ? 2v। जब आपका साइकिल v स्पीड में जा रहा है, उस व्हील का जो एक्सिल है वो भी v स्पीड में जा रहा है, लेकिन व्हील का हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 2v। वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज 2v प्रोवाइडेड इट इज रोलिंग। रोल कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 2v। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट का वेलोसिटी, मतलब ये पॉइंट का। सोचते हैं, ये ट्रांसलेशन के चलते भी, रोटेशन के चलते भी, ये भी तो ओमेगा आर है ना, और ओमेगा आर इज इक्वल टू v। ये ऐसा है, दोनों वेलोसिटी को जोड़ो, क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज़ दे आर इक्वल एंड अपोजिट।
जब कोई साइकिल चल रहा है उसका लोएस्ट पॉइंट जो जमीन के साथ कांटेक्ट में आता है, व्हील का लोएस्ट पॉइंट जो जमीन के साथ कांटेक्ट में आता है, तब उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इट हैज नो वेलोसिटी। ये समझ में आना चाहिए। मान लो कि आपकी साइकिल की नया टायर है, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे बॉर्ड्स निकले हुए हैं। मान लो कि आप उसको कीचड़ में ले दिए, फिर उसके बाद ले आए घर में चला दिए। घर में चला देंगे तो क्या मिलेगा आपको? लंबे लंबे लाइन मिलेंगे कि डॉट्स मिलेंगे? डॉट्स मिलेंगे, क्योंकि जो पॉइंट कांटेक्ट में आया वो स्लाइड नहीं किया। अगर वो स्लाइड किया होता तो कीचड़ लंबा लंबा लाइन खींचता, लेकिन अभी वो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए डॉट्स पड़ते हुए जाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0। अब इसी लॉजिक से किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट व्हाइल बॉडी इज इन रोलिंग मोशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0 है। किसी भी दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी वैसे ही बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार मिसकंसेप्शन आ जाता है, वेलोसिटी 0 है तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन भी 0 होगा। ऐसा नहीं है। कोई बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंके, गया ऊपर, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, फिर गिरा। जब उसका वेलोसिटी 0 था, क्या तब उसका एक्सीलरेशन 0 था? नहीं, एक्सीलरेशन तो जी था। वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एक्सीलरेशन 0 होता तो फिर तो वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, हरदम वेलोसिटी 0 रहेगा। देयर वाज सम एक्सीलरेशन, दैट्स व्हाई थोड़ी देर के बाद उसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, है कि नहीं? लोएस्ट पॉइंट जिस इंस्टेंट में देखिए, जब लोएस्ट पॉइंट में था उसका वेलोसिटी 0 था, थोड़ी देर के बाद जैसे इधर आ गया उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, इसका वेलोसिटी बदल रहा है। हाँ, एट दैट इंस्टेंट इट इज 0, दैट यू मस्ट रिमेंबर। However, acceleration of lowest point is not 0। अगर 0 नहीं तो फिर कितना है? अभी वो आपकी स्कूल लेवल की एनालिसिस में नहीं है, जेई के लिए चाहिए। उसको जेई ग्रुप में हम लोग देखेंगे हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। तो however, acceleration of lowest point is not 0। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। अब उसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो क्या होगा? जैसे मैं जब चल रहा था मेरे पांव पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आ रहे थे, क्योंकि मेरा पांव स्लाइड नहीं कर रहा था, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वाज नॉट मूविंग, सो नो वर्क वाज डन। वर्क डन बाय ए फोर्स इज F डॉट S। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब लोएस्ट पॉइंट में आया, जब लोएस्ट पॉइंट में आया, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया, लेकिन तब वो रेस्ट में था। नो वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स तो आता है, कोई जरूरी नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे चल के देखेंगे। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए धुआं निकल जाएगा। हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें क्या देखे थे? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इफ द बॉडी इज इन मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर बॉडी रेस्ट में भी नहीं है और लोएस्ट पॉइंट मोशन में भी नहीं है। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में भी नहीं है और लोएस्ट पॉइंट इज नॉट इन मोशन। सो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब कोई बॉडी रोल कर रहा है ना, वो अगर खुद ही रोल कर रहा है, कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो बात अलग है। अगर रोल कर रहा है, कोई ढकेल के ले रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ हो सकता है, आगे की तरफ हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना एक बहुत बड़ा वैरायटी का क्वेश्चन से, कोई भी बॉडी रोल कर रहा है तो। अच्छा, तो however acceleration of the lowest point is 0 while rolling as the lowest point does not slide, the burden by or against frictional force is 0। ध्यान रहे,
frictional force does not do any work on a rolling body. Frictional force does not do any work on a rolling body. So ये बहुत ही important है. Frictional force does not do any work on a rolling body or a body in rolling motion. ठीक है, रोलिंग बॉडी पे कोई ये वर्क नहीं करता है. ठीक है. अब जब भी हमें रोलिंग मोशन के बारे में कोई जानकारी लेना होगा, हम इसको दो तरीके से करेंगे. एक तो हुआ विल कंसीडर दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. तो इसके लिए करो, फिर दोनों को जोड़ो. जो पैरामीटर हम निकालना चाहते हैं, अगर वो वेक्टर है तो वेक्टोरियली जोड़ो, वेलोसिटी वेक्टर था. और जो पैरामीटर निकालना चाहते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका स्केलर निकालो, इसका स्केलर निकालो, ऑर्डिनरी जोड़ो. लेकिन थोड़ा लंबा तरीका है, मैं क्या करूं, बुक में आपका यही मेथड दिया है फॉर रोलिंग मोशन. और रोलिंग मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको कर देता है, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, सेंटर मास का वेलोसिटी कितना है, यही सब पूछ देता है. मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा आइडिया देना चाहता हूँ, जिसमें हमें चीजें और बढ़िया से समझ में आएगा. यहाँ पे मैं एक्सिस का डेफिनेशन देना चाहता हूं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास की वीडियो में दिया था. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाला जो वीडियो में प्लेलिस्ट में छोड़ा हूं, उसमें एक्सिस किसको कहते हैं बताया था. अब मैं एक्सिस को बताना चाहता हूं फिर से. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन imaginary line perpendicular to plane of rotation passing through a point which is नॉट मूविंग. ये हमें मालूम है, जैसे मैं प्रीवियस क्लास बताया था, ये पेन को मैं घुमा रहा हूं, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, वैसे आपको समझ में आ जाता है कौन सा एक्सिस में घूम रहा है. पहले मैं डेफिनेशन के हिसाब से जाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है. इट इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. आई हैव टू इमेजिन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ए वर्टिकल लाइन. किधर से पास करूं? आई हैव टू चूज ए सुइटेबल पॉइंट जो मूव नहीं कर रहा है. देखो ये पूरा पेन जब मूव कर रहा है, मेरा दोनों उंगली के बीच में जो पॉइंट है वो तो मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह है कि नहीं. तो हम कहेंगे व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? ए लाइन perpendicular to the plane of rotation passing through a point which is not moving. That means this plane is now rotating about this axis. Clear? मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो यहाँ पर जो रोलिंग मोशन है, इस रोलिंग मोशन को भी हम ओनली प्योर रोटेशनल मोशन करके सोच सकते हैं. We can think this is a pure rotational motion. थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो. कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, घूमते घूमते आगे जा रहा है. अब चलो सोचते हैं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, निकालेंगे. प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हुआ? ये प्लेन ऑफ द बोर्ड, उसको परपेंडिकुलर एक लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन, एंड आई हैव टू चूज ए सुइटेबल पॉइंट व्हिच इज नॉट मूविंग. व्हिच पॉइंट इज नॉट मूविंग? The lowest point is not moving because इसका velocity कितना है? इसका velocity तो 0 है. So I can say इसका एक्सिस यहाँ पर है. अगर हम इसको ऐसे रूप में समझ जाते हैं, हम कहेंगे it is an axis passing through the lowest point. इस एक्सिस में तो ये ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है. This is analogous to as if it is rotating around this axis. कौन सा एक्सिस में? ये एक्सिस में. क्या एंगुलर वेलोसिटी में? ओमेगा. हम तो बताए थे. फॉर ए रिजिड बॉडी दो प्रॉपर्टी बताए थे. वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, एनी पॉइंट इन द रिजिड बॉडी with respect to another point along the line joining them is 0. Angular velocity of any point on the body is with respect to any other point in the body is same in magnitude as well as in direction.
तो ये पॉइंट में अगर ये घूम रहा है ओमेगा में, तो ये पॉइंट में भी ओमेगा ही होगा। और आप देखोगे, आप कहो कि ये रोलिंग मोशन है और आप कहो कि ये प्योर रोटेशन है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इट्स ए प्योर रोटेशनल मोशन। आप सर ट्रांसरोटेशनल क्यों बोल रहे हो? नहीं, ट्रांसरोटेशनल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे प्योर रोटेशन। अपने अपनी नजरिया है, अपने अपने नजरिया है। लेकिन क्या ये एक्सिस यहाँ पे रहेगा? फिक्स्ड एक्सिस है। रोटेशन किसको कहते थे? फ्रीडी बाय रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जैसे हमारा पंखा घूम रहा है, यहाँ पर तो ये पॉइंट यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद आगे निकल जाएगा। द एक्सिस इज मूविंग, एक्सिस इज मूविंग, सो इट इज नॉट ए फिक्स्ड एक्सिस। हम इसको प्योर रोटेशन नहीं बोलेंगे, बट कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में प्योर रोटेशनल मोशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे रोलिंग मोशन can also be understood as a pure rotational motion, pure rotation of the body with angular velocity omega, with angular velocity omega about an axis perpendicular to plane of rotation and passing through lowest point। हाँ, कितना मस्त हो गया, थ्रू लोएस्ट पॉइंट। क्या फायदा हुआ? पहला केस में जब हम इसको बोलते थे ये कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो दोनों के लिए निकाल के जोड़ते थे। अब इसको हम प्योर रोटेशन बोल सकते हैं। ये मोशन का कोई भी एनालिसिस करना है तो सोचो कि ये बॉडी इस एक्सिस में घूम रहा है, वही होगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज ये कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, ठीक है, और ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है हमें पूछा गया। ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है हमें पूछा गया, ठीक है। कितना? इसका ट्रांसलेशन के लिए था भी, रोटेशन के लिए था भी। तो जो वेलोसिटी था, नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P वाज √2v, है ना? इट वाज √2v। ये हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। नाउ चलो इस मोशन को एनालिसिस करके निकालते हैं। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू ए केस व्हेन दिस बॉडी is undergoing a pure rotational motion with angular velocity omega। हम बात कर रहे हैं कौन सा पॉइंट का? ये पॉइंट जो कि यहां से कितना दूर पे है? ये r है, तो ये r है, तो ये भी तो r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2r। सोचो कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस में और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, मतलब हर एक पॉइंट उसका एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहे हैं। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ये पॉइंट भी तो घूम रहा है, ओमेगा इनटू डिस्टेंस, ये प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। डिस्टेंस कितना है? 2r, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया ओमेगा इनटू 2r, बट ओमेगा है भी, हम लोग रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2v, जो हम लोग पहले से देखे थे। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना था? √2r, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसका वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा इनटू √2r, ओमेगा इनटू √2r। कहां से आया √2r? अरे ये डिस्टेंस है भाई, ये r है, ये r है, ये r है, तो ये √2r है, √2r है, तो ओमेगा इनटू √2r, दैट इज √2v। क्योंकि ओमेगा r इज v, तो हम कहेंगे इट इज √2 इंटू v। देख लो, या तो आप रोलिंग मोशन को सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बनाओ, या इसको प्योर रोटेशन अबाउट लोएस्ट पॉइंट बनाओ। दोनों ही केस में आपका काम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरा वाला तरीका आपका बुक में नहीं दिया है। तो क्या देखे हम लोग रोलिंग मोशन में? हम देखे कि इन रोलिंग मोशन हमारा अभी इज इक्वल टू ओमेगा r है।
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अराउंड सेंटर ऑफ मास। अच्छा, let us differentiate both these sides. I can say dv by dt is equal to r into d omega by dt. Rate of change in velocity is a, rate of change in angular velocity is alpha is equal to r alpha. So a is equal to alpha रोलिंग मोशन में होता है। अब बोलोगे सर आगे भी तो होता था। अरे नहीं, आप समझ गए हो, पहले जो a is equal to alpha r होता था about the same particle, but now here where what is a? A is acceleration of center of mass, alpha is angular acceleration about center of mass। ये O वाला चीज नहीं है, दिखता वैसा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, कुछ अलग है। दिस इज टोटली डिफरेंट। समझ में आया? जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा इधर और उधर वाला सर्कुलर मोशन वाला वो अलग है, सिमिलरली a इक्वल टू आर अल्फा इधर और उधर वाला अलग है। ध्यान रहना, इसमें a क्या था, a क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन अराउंड सेंटर ऑफ मास। सो दे आर सेम। ये चीज भी हमें समझ में आया। आप बोलोगे सर कोई बॉडी अगर रोल करता है उसके ऊपर अगर हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स से कोई काम नहीं होता है, नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसका काइनेटिक एनर्जी खर्चा नहीं होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी बरकरार रहेगा, फिर चलता ही रहेगा, रुकता क्यों है? तो आप लोग खुद सोचो उसके ऊपर, नहीं तो एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स तो बॉडी रुकता क्यों है? कोई बॉडी को रोल कर देंगे क्या चलता रहेगा? रुक जाता है थोड़ी दूर जाके, क्यों रुक जाता है? ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं सोचने के लिए। सपोज आप एक रसगुल्ला ले लो और एक स्टील बॉल ले लो, दोनों बराबर साइज के, दोनों को रोल करवा दो, कौन पहले रुक जाएगा? रसगुल्ला। स्टील बॉल तो उससे ज्यादा दूर जाएगा, तो उसका रिजिडिटी में कुछ चीजें छुपे हुए हैं, उसके ऊपर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस नहीं होने के बावजूद ये क्यों रुक जाता है। ठीक है, आज हम लोग अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ, ए रिंग इज रोलिंग with a speed v, ठीक है, रिंग रोल कर रहा है विद स्पीड v, स्पीड v में रिंग रोल कर रहा है, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r, फाइंड स्पीड ऑफ ए पॉइंट on ring at a height r by 2 from ground। हाँ ठीक है, कोई रिंग रोल कर रहा है, ये रिंग रोल कर रहा है, इसका रेडियस r है, जमीन से r by 2 हाइट में, यहां पर ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल टेक हियर क्योंकि दोनों पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होगा। ये r by 2 हाइट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। और ये क्या कर रहा था, ये रोलिंग मोशन में था, मतलब इसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी भी था और एंगुलर वेलोसिटी था, जो दोनों के बीच में रिलेशन था v इक्वल टू ओमेगा। घूमते घूमते बेचारा रिंग चुपचाप आगे जा रहा था, आपको पड़ गया महंगा, निकालना है इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। और हम बोले थे कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यू कैन कंसीडर दिस एज a pure rotation about an axis passing through the lowest point, or you can consider this as a combination of translation as well as rotation about the center of mass। समझ में आया? दोनों तरीके में करके दिखा देंगे क्योंकि स्कूल वालों को पहला तरीका की जरूरत होता है। सॉल्यूशन की खोज में चले हम लोग। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन में है तो इसके पास एक वेलोसिटी भी तो होगा ही, नो डाउट। अगर ये रोटेशन में है, घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक वेलोसिटी ऐसा भी तो होगा जिसको आप कहोगे भी। क्यों, क्या कहोगे इसको? इनफैक्ट ओमेगा आर, लेकिन रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं तो दैट ओमेगा आर इज आल्सो इक्वल टू v। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक इधर को भी एक इधर को भी। और अगर ये एंगल कैसे कैसे पता चल गया तो और क्या रखा, एंगल पता चल गया तो वी मेक यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। अब बात आके अटकी कहां? पता करने में कि ये एंगल क्या है। चलिए ठीक है, चलो हम कहेंगे कि ये एंगल निकालते हैं, तो ये ऐसे देखते हैं। अब ये लेंथ कितना है? r। ये लेंथ कितना है? r/2। अच्छा, ये थीटा कितना है? एज शोन इन फिगर r sin थीटा, सॉरी r cos थीटा। cos थीटा ये कितना होगा? r cos थीटा, लेकिन है कितना? इज इक्वल टू r/2, मतलब थीटा कितना? 60 डिग्री। और थीटा पता चल गया 60 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 60 डिग्री है तो सोचो ये एंगल कितना है? ये एंगल 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री है, और ये पूरा एंगल कितना हुआ? ये अलोंग द रेडियस है, ये टैंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, मिलके हो गया 120 डिग्री। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं, थीटा निकल गया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा, ये लाइन क्या है? इट्स ए रेडियल लाइन। और ये क्या है? भी टैंजेंशियल। रेडियल और टैंजेंशियल के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? 90 + 30 = 120 डिग्री। आपको समझा के नहीं लिखना है, सीधे लिखना है। पॉइंट का नाम दे देंगे P, कुछ भी नाम दे दो। एट पॉइंट P, point P has two velocities,
ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। Angle between these two velocities is कितना है? It is 120 डिग्री। कैसे हुआ वो मैं समझा चुका हूं, है ना। एंगल बिटवीन दिस टू वेलोसिटीज इज 120 डिग्री। अभी हमें पूछा गया है बताओ पॉइंट P का वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। एक बार हमें दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल पता चल गया तो हम क्या कहेंगे, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2vv इंटू cos 120 ट्रायंगल लॉ। तो याद होगा कौन साइंटिस्ट बताए थे ट्रायंगल लॉ को? न्यूटन्स लॉ को न्यूटन बताए थे, नहीं ट्रायंगल लॉ को साइंटिस्ट ट्रायंगल बताए थे, है कि नहीं? ऐसे याद रखे हो क्या? अरे नहीं, इट वाज ए लॉ रिलेटेड टू ए ट्रायंगल, साइंटिस्ट का नाम ट्रायंगल नहीं था। तो वैल्यू डाले तो इट इज 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2 मारपीट करो मिलेगा v। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज सेम एज v। हो गया। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा समय की पाबंदी है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को अगले क्लास में ही देखेंगे, ठीक है।